आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की जहां तक बात है, ठीक है, नाम जो है क्रोमोसोम वो दो वर्ड से बनता है। एक है आपका क्रोमा, क्रोमा मतलब होता है कलर, और दूसरा है आपका सोमा, सोमा का मतलब होता है, ठीक है। तो जहां तक डिस्कवरी की बात है वहां पे ये बताया जाता है कि इसका जो सबसे पहले स्ट्रक्चर खोजा था वो वॉल्डियर साहब ने खोजा था। तो वॉल्डियर साहब ने जब सेल को स्टेन किया तो स्टेन करने के बाद ये देखा कि उसमें कुछ कलर्ड बॉडी नजर आती है। तो जो कलर्ड बॉडी थे उसको उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके के क्रोमोसोम हमें नेचर में मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, ठीक, तो दो टाइप्स के क्रोमोसोम हमें मिलते हैं, ठीक है। एक प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और दूसरा मिलता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। एक मिल रहा है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और दूसरा मिल रहा है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो दोनों की जो मेन पहचान है वो क्या है? तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि दे आर सर्कुलर। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को अगर हम डिफाइन करें तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हमारा कैसा होता है? दे आर लीनियर, ठीक है। तो जो सबसे मेन डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा कि प्रोकैरियोट में जो क्रोमोसोम होगा वो हमारा सर्कुलर होगा, जबकि यूकैरियोट में जो क्रोमोसोम होगा वो हमारा लीनियर होगा। तो सर्कुलर और लीनियर से हमारा मतलब है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जो डीएनए होगा वो बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो अगर हम बनाना चाहें तो उसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो इस तरीके से अगर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आपको मिल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन सर्किल फॉर्म, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो हमारा डीएनए होता है वो बिल्कुल सिंगल मॉलिक्यूल और लीनियर होता है, ठीक है। दूसरा जहां तक बात है वो स्टेबलाइजेशन की, कि जो डीएनए हमारा फोल्ड हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, जो पड़ा हुआ डीएनए है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, इनके स्ट्रक्चर को हमें स्टेबलाइज भी करना है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम की जहां तक बात है तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली आपके जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स क्रोमोसोम में जो पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीअमीन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीअमीन्स। प्रोकैरियोट क्रोमोसोम में जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीअमीन्स। जबकि यूकैरियोट में जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं इस केस में, ठीक है, वो प्रोटीन हमारे बेसिक प्रोटीन उनको हम लोग बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं, वो है हमारा हिस्टोन। तो हिस्टोन जो है हमारा वो बेसिक प्रोटीन है जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रोकैरियोट में हम बात करें आर्कीबैक्टीरिया, इसकी बात करें आर्कीबैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी बन के सामने आता है प्रोकैरियोट के केस में। तो आर्कीबैक्टीरिया के केस में जहां तक बात है, आर्कीबैक्टीरिया के केस में हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, ठीक है। और ये जो हिस्टोन लाइक प्रोटीन है माना जाता है कि ये सिमिलर होते हैं किसके? सिमिलर टू H3 एंड H4। तो H3 और H4 के सिमिलर होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें? आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एडवांसमेंट कैरेक्टर का देखने को मिलता है। हालांकि बैक्टीरिया काफी एंशिएंट है लेकिन जो कैरेक्टर्स का एडवांसमेंट है वो हमें इस
यहाँ पे नजर आ रहा है। तो माना जाता है कि इस तरह के प्रोटीन का प्रेजेंस इनके जीनोम को ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ये ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे इनके जीनोम की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीनोम को स्टेबलाइज करने के लिए इनमें हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होते हैं जो इनके डीएनए को यानी जीनोम को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन पे कि क्रोमोसोम का जो बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम के केमिकल कॉम्पोजिशन में जो मेन चीज़ें हैं वो है हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए के अलावा इसमें आरएनए भी होता है, थोड़े अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट आरएनए होगा और प्रोटीन्स। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्रोमोसोम के कॉम्पोजिशन में पाई जाती है। ठीक है, तो जहाँ तक यूकेरियोट की बात है, इन यूकेरियोट्स जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो एक हो गया हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा हो गया नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही फिक्स टाइप होती है, मतलब क्रोमोसोम में जिनकी पोजीशन होगी यूकेरियोट्स की वो काफ़ी फिक्स होती है। तो अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें यूकेरियोट का तो लगभग हम उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन्स इंटरकैलरी पोजीशन में होती हैं इस तरह से, आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन इंटरकैलरी पोजीशन में है, ठीक है, वो इंटरकैलरी प्रोटीन जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, हिस्टोन। ठीक, लेकिन जहां तक नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमारा जनरली टर्मिनल पोजीशन पे होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे जो ब्लू प्रोटीन्स हैं ये हमारी क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बेसिक पोजीशन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जो क्रोमोसोम का फ्री एंड होता है, इस फ्री एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फ्री एंड इज कॉल्ड एज टीलोमियर। तो जो टीलोमियर होता है क्रोमोसोम का, उस टीलोमियर पोजीशन पे बेसिकली क्या मिलता है हमें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग जो इंटरकैलरी पोजीशन में है वहां में क्या मिल रहा है, हिस्टोन। तो हिस्टोन बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर केमिकल नेचर की बात की जाए तो इनका pH 7 से ज़्यादा होता है, तो ये बेसिक प्रोटीन्स है। ठीक, तो क्यों बेसिक प्रोटीन है, तो किसी भी प्रोटीन का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होना ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन कैसा है। तो अगर किसी प्रोटीन में आपको बेसिक अमीनो एसिड्स का परसेंटेज ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो प्रोटीन बेसिक होगी। तो हिस्टोन में कुछ ऐसा ही होता है, हिस्टोन में हमारा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स। तो आर्जिनिन और लाइसिन ये दो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसमें हाई परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन के केस में। तो इसी वजह से हिस्टोन हमारा क्या हो जाता है, बेसिक प्रोटीन हो जाता है। क्लियर? तो अब आप सवाल ये उठता है कि क्यों बेसिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बहुत सिंपल सी बात है कि डीएनए हमारा क्या है, एसिड, और एसिड पे जनरली होता है नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन हमारा क्या है, बेसिक, बेसिक पे जनरली होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एसिड बेस इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये
बताती है। क्लियर? तो ये तो हो गया प्रोटीन की बात। अब दूसरा सवाल उठता है कि आरएनए का यहाँ पे क्या रोल है। तो आरएनए का जो रोल होता है क्रोमोसोम के केस में, वो बेसिकली क्या होता है कि ये स्टेबलाइज करता है सुपर कॉइल, स्टेबलाइज द सुपर कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? ये इसका मेन रोल है। और डीएनए हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जहां तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पर क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम में एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसे इंसान का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स का, तो ह्यूमन में हम जानते हैं कि ह्यूमन के केस में अगर ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल के केस में हम जानते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर। तो 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम में 46 डीएनए के मॉलिक्यूल। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया बेसिक इसके कॉम्पोजिशन की बात। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और देखी जाती है कि इन सारी चीजों को फाइनली स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ मेटल आयंस की जरूरत होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे आयंस हैं जो क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या क्रोमोसोम में कोई मेटालिक आयन भी प्रेजेंट होता है, तो ऑफ कोर्स आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो मेन आयन हैं जो इनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या हमने देखा कि क्रोमोसोम का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें मेजर पार्ट डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। प्रोटीन के अलावा थोड़े से मेटालिक आयंस भी हैं। और प्रोटीन्स में हम देख रहे हैं, स्पेशली यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोट में हमारा स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन है। पोजीशन भी दोनों का डिफर कर रहा था। ठीक है, स्टोन प्रोटीन हमारा कहाँ था? टेलोमेरिक रीजन में, और नॉन स्टोन प्रोटीन टेलोमेरिक रीजन में था, और स्टोन प्रोटीन आपका इंटरकैरियर पोजीशन में था। ठीक है, और स्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन, ये ज्यादा अमाउंट में थे। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात। चलिए अब डिटेल में देखते हैं एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, कि माइक्रोस्कोप में देखने पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा नजर आता है। ठीक है, तो देखो जब हम किसी सेल को देखते हैं तो सेल के बेसिकली दो फेज होते हैं। अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा इंटरफेस सेल है, इंटरफेस सेल। ठीक है, और यही इंटरफेस सेल डिवीजन फेज में एंटर करता है। तो जब डिवीजन फेज में एंटर करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? एम फेज सेल। क्या बोलेंगे? एम फेज सेल। तो इंटरफेज और एम फेज सेल यानी डिवाइडिंग सेल में क्या फर्क होता है? तो फर्क है, जब आप इंटरफेस सेल को देखेंगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नजर आएगा, प्लस जो आपका जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम है वो हाईली इंटरवोवेन यानी उलझे हुए एक धागे जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो उलझा हुआ धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन तब होता है जब सेल हमारा इंटरफेस कंडीशन में होगा। जैसे ये डिवीजन फेज में एंटर करता है, यही क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं और ज़्यादा फोल्ड हो जाते हैं। तो सिकुड़ने और ज़्यादा फोल्ड हो जाने की वजह से ये छोटे और थोड़े से मोटे स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आने शुरू हो गए न्यूक्लियस के अंदर, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। यानी सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन एक ही चीजें हैं, बस फिजिकल स्टेटस का फर्क है। जब वो अनकंडेंस्ड स्टेट में होगा, बिखरा हुआ होगा इंटरफेस सेल के कंडीशन में, तो हम उसको क्रोमैटिन बोलेंगे। और जैसे सेल डिवीजन करना शुरू करती है, एम फेज में एंटर करती है, तो वो कंडेंस्ड हो जाता है, तब हम उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर? तो एक क्रोमोसोम का अगर हम ओवरऑल
स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, कि रियल में वो कैसा नजर आता है, तो आप कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं बेसिकली, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जहां तक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात है, तो दो तरीके के स्पेशल क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल अगर आप लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है तो उसके जीनोम में जो आपको क्रोमोसोम मिलेगा वो दो तरीके का मिलेगा। एक आपको नॉर्मल क्रोमोसोम मिलेगा और कुछ क्रोमोसोम किस फॉर्म में होंगे, सेट क्रोमोसोम में। चलिए तो पहले देखते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, फिर बात करेंगे कि उनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर आपको दिख रही है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं क्रोमोसोमल शीट, ठीक है। जो प्रोटेक्टिव लेयर आपको दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल शीट। अंदर आपको डीएनए फाइबर दिखेंगे, इन्हीं डीएनए फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। और बीच में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम एक जगह पे थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, तो कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये पोजीशन होगी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की। अब जहां प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की बात है, आप देख सकते हैं यहीं पे हमें एक डार्क स्पॉट दिख रहा है, इस डार्क स्पॉट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और जो दोनों फ्री एंड होता है क्रोमोसोम का, इस फ्री एंड को, जो हमारा फ्री एंड है क्रोमोसोम का, इस फ्री एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोमियर, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि क्यों ऐसा ऐसा सिचुएशन है और क्यों उसको टीलोमियर बोल रहे हैं, क्यों उसको सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए सेट क्रोमोसोम में देखा जाए तो अगर हम लोग सेट क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। सेट क्रोमोसोम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें भी होगा जैसा कि पहले था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पे भी टीलोमियर तो मिलेंगे ही, तो टीलोमियर हो गए, यानी ये पोजीशन हो गई सेंट्रोमियर, और एज यूजुअल ये हो गया आपका टीलोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर, टीलोमियर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अलग से कॉन्स्ट्रिक्शन ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रिक्शन इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की जो खास बात है वो है इसके चारों तरफ बना हुआ ये रिंग, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो नाम पे जरा ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है यही रिस्पॉन्सिबल होता है
रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ऑफ न्यूक्लियोलस। क्लियर? यानी ये जो स्ट्रक्चर है यही न्यूक्लियोलस के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं कि सेल डिवीजन में जब सेल डिवीजन करना शुरू करती है तो जो पहला स्टेप होता है वो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन का होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन के उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तब जाके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में आपने पढ़ा होगा कि कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। क्लियर? तो जहाँ तक प्रोफेज पहला स्टेज है, प्रोफेज में ही आप देखते हैं कि लास्ट में जा करके प्रोफेज के न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। तो कभी क्या आपने सोचा कि आखिर न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होकर के गया कहाँ? प्लस जब सेल डिवीजन कर जाती है तो वापस नए बने हुए जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उनमें आपको ये न्यूक्लियोलस वापस दिखाई देता है। तो जो डिसअपीयरेंस और रीअपीयरेंस है न्यूक्लियोलस का वो बेसिकली इन्हीं सेट क्रोमोसोम की वजह से पॉसिबल होता है, और उसमें जो ये आपका खास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यही उस काम में हेल्प करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो इससे चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, और जैसे सेल डिवीजन का टाइम आता है तो उसका जो भी कंटेंट यानी मटेरियल है वो इस सेट क्रोमोसोम में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब सेट क्रोमोसोम डिवीजन कर जाते हैं तो वापस वही मटेरियल उसका इजेक्ट होता है, बाहर आता है और फिर से एक नए न्यूक्लियोलस का ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर और रीअपीयर होता है। क्लियर? इसके अलावा जो ऊपर ये टॉप पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट वाले क्रोमोसोम को हम लोग सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेट लगा है, इस सेट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि सैटेलाइट की वजह से इसको सेट बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो सेट है वो एक स्पेशल डाई का नाम है, और वो डाई जो होती है वो सैटेलाइट को स्टेन करती है। ठीक है, तो उस डाई का नाम है साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनो। साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनो यानी SAT, सेट। यही जो डाई होती है, दिस इज डाई टू स्टेन, किसको स्टेन करेगी? सैटेलाइट को। क्लियर? तो सैटेलाइट को स्टेन करने के लिए हमारे पास जो डाई है उसका नाम है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनो, और उसी से ये सैटेलाइट स्टेन होता है, तब जाकर के हमें माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, दिखाई देना शुरू होता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो सेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि सेट जो है उस डाई का नाम है जिससे हम सैटेलाइट को क्या कर रहे हैं? स्टेन कर रहे हैं। ठीक है, और उसका फुल फॉर्म हो गया साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनो। कोई समस्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल क्रोमोसोम और सेट क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हमें समझना है क्रोमोसोम के कि अंदर उसके क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अंदर की चीजों को समझने के लिए हमें इसके क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर यानी जो डीकंडेंस्ड फॉर्म था क्रोमोसोम का। आपने अभी देखा कि इंटरफेस सेल में क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस्ड होता है, और जब डीकंडेंस्ड होता है तो फाइबर जैसा दिखता है, तो उसी फाइबरस अपीयरेंस को हम लोग क्रोमेटिन बोल रहे थे, है ना। तो उसी क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, और क्यों ऐसा दिखाई देता है। तो देखो, जब भी हम इंटरफेस सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सपोज करिए ये हमारा इंटरफेस सेल है। अभी मैंने बनाया था डायग्राम कुछ देर पहले, इंटरफेस सेल। तो इस तरीके से आपको ये उलझा हुआ काफी स्ट्रक्चर दिख रहा था। क्लियर? तो ये हमारा क्रोमेटिन है। जब हम इस क्रोमेटिन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो ये हमें कैसा नजर आएगा। ठीक है, तो देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जगह जगह इस पर डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? डॉट्स। तो ये डॉट्स लाइक अपीयरेंस हमें देता है। ठीक है, और इसी डॉट्स लाइक अपीयरेंस की वजह से
क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर का जो मॉडल है, ठीक है, उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है। तो यही मॉडल क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो डॉट्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, यही हमारी क्या है? बीड्स, क्लियर। और ये जो इनको लिंक करता हुआ फाइबर नजर आ रहा है, यही हमारा क्या है? स्ट्रिंग। तो अब सवाल उठता है कि ये एक्चुअल में होते क्या है? तो जब हम बीड्स की बात करते हैं तो ये बीड्स कुछ और नहीं है बल्कि आपके न्यूक्लियोसोम। क्या है? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी। क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी। और स्ट्रिंग हमारा क्या है? डीएनए, ठीक। तो न्यूक्लियोसोम और डीएनए का जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो मतलब क्या होगा कि बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम है हमारा, यही इस क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए न्यूक्लियोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, क्लियर। तो अगर एक न्यूक्लियोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो क्या क्या चीजें हमें जो है वो नजर आएंगी इसमें। देखिए, अगर एक न्यूक्लियोसोम को हम लेकर के चलें तो एक न्यूक्लियोसोम में बेसिकली दो मेन पोर्शन होते हैं। एक आपका डीएनए और दूसरा आपका हिस्टोन, ठीक है। तो डीएनए की जहां तक बात है, टोटल डीएनए का जो लेंथ हमें मिलता है न्यूक्लियोसोम में, ठीक है, न्यूक्लियोसोम में जो टोटल डीएनए का लेंथ मिलता है वो 200 बेस पेयर। कितना होता है? 200 बेस पेयर। और इस 200 बेस पेयर डीएनए को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होगा कोर डीएनए और दूसरा होगा लिंकर डीएनए। कोर डीएनए जो होता है हमारा वो 166 बेस पेयर का होता है, यानी इसी 200 में से 166 बेस पेयर, 166 बेस पेयर आपका क्या बना रहा है? कोर डीएनए। और बाकी जो बच गया यानी 34 बेस पेयर, तो ये 34 बेस पेयर हमारा क्या बना रहा है? लिंकर डीएनए, ठीक है। इसी तरीके से स्टोन को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। स्टोन भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, कोर हिस्टोन और लिंकर हिस्टोन, ठीक है। कोर हिस्टोन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8, यानी 8 मर मतलब यूनिट। तो 8 यूनिट का एक हिस्टोन कोर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हर एक हिस्टोन वेरिएंट के 2-2 मॉलिक्यूल, यानी 2 मॉलिक्यूल होते हैं आपके H2A का, 2 मॉलिक्यूल होगा H2B का, 2 मॉलिक्यूल होगा H3 का और 2 मॉलिक्यूल होगा H4 का। तो H2A, H2B, H3, H4 ये 4 डिफरेंट तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो इस हिस्टोन कोर में प्रेजेंट होते हैं और सबका 2-2 मॉलिक्यूल होता है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 8, ठीक है। तो 8 मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। जबकि लिंकर हिस्टोन हमारा जनरली सिंगल मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H1, क्लियर। तो H1 का आपका एक सिंगल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम में क्या क्या पोर्शन आपको मिल रहा है। एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक न्यूक्लियोसोम को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको डीएनए मिलेगा, हिस्टोन मिलेगा। डीएनए का जो टोटल लेंथ होता है एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में जो टोटल लेंथ होगा वो लगभग 200 बेस पेयर का होगा, जबकि बाकी हिस्टोन प्रोटीन आपकी प्रेजेंट होती है। और इस 200 बेस पेयर डीएनए में से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। कोर डीएनए जो कि 166 बेस पेयर है, 166 बेस पेयर, दूसरा आपका लिंकर डीएनए जो कि 34 बेस पेयर का है, ठीक है। हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन को भी 2 कैटेगरी में इसी तरीके से डिवाइड किया गया है, कोर हिस्टोन और लिंकर हिस्टोन। कोर हिस्टोन को हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट तरह के हिस्टोन हैं जो कि 2-2 मॉलिक्यूल के नंबर में प्रेजेंट है। तो
ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 8। तो 8 होने की वजह से स्टोन ऑक्टामर बोल रहा है। और जो लिंकर स्टोन है वो आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल है, अकेला मॉलिक्यूल है किसका? H1 का। क्लियर? तो ये ओवरऑल आपका कॉम्पोजिशन हो गया एक सिंगल न्यूक्लियोसोम का। क्लियर? चलिए अब इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये तो डेटा हो गया, तो स्ट्रक्चर से अगर समझा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टोन के जो 8 मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज हैं। आप देख सकते हैं H2A, H2A, H2B, H2B, H3 के दोनों मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमारा जो डीएनए फाइबर है, डीएनए हमारा कुछ इस तरीके से रैप होता है। इसके राउंड आएगा, तो पूरी साइकिल इसके राउंड बनाएगा, और तब जाकर के आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जितना डीएनए इस स्टोन के ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटा हुआ है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कोर डीएनए। ठीक है, यानी कोर डीएनए हम किसको बोल रहे हैं? वो डीएनए का वो हिस्सा जो स्टोन के चारों तरफ रैप हो रहा है, लिपटा हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितना सर्किल बना रहा है आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू किया मैंने, तो एक पूरी सर्किल बनाई, यहाँ आकर के एक पूरी सर्किल खत्म हो रही है, उसके बाद से फिर ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक इनकम्प्लीट सर्किल बना रहा है। तो टोटल जो राउंड होंगे वो होंगे 1/3/4। क्लियर? तो 1/3/4 राउंड्स होंगे डीएनए के, और यही जो 1/3/4 राउंड्स हैं, इसी का टोटल लेंथ आपका 166 बेस पेयर का होता है। क्लियर? इसके अलावा जो फ्लैंकिंग रीजन मिल रहा है आपको, ये फ्लैंकिंग डीएनए है। ठीक है, जो बाहर की तरफ दिख रहा है, ये चूंकि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करता है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है लिंकर डीएनए। ठीक है, और इसी लिंकर डीएनए से जो स्टोन प्रोटीन आपका अटैच्ड फॉर्म में पाई जाती है H1, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकर हिस्टोन। क्लियर? और ये हमारा स्टोन ऑक्टामर है ही। स्टोन ऑक्टामर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया एक न्यूक्लियोसोम का। क्लियर? चलो अब देखा जाएगा इसकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो जब हम पैकेजिंग की बात करेंगे, ठीक है, इसी पैकेजिंग को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं जीनोम पैकेजिंग। क्या बोलते हैं? जीनोम पैकेजिंग। तो देखो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सपोज करिए ये सब स्टोन है बीच में, यानी सब के सब न्यूक्लियोसोम्स हो गए। ठीक है, तो ये 1 राउंड फोल्ड होता है। 1 राउंड फोल्ड होगा तो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। क्लियर? इस तरीके से जब ये फोल्ड होता है तो इसकी जो थिकनेस होती है वो हो जाती है 30 नैनोमीटर। कितनी हो जाती है? 30 नैनोमीटर। और इसी 30 नैनोमीटर के फाइबर को जनरली क्रोमेटिन में डिफाइन किया जाता है। तो 30 नैनोमीटर फाइबर इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। क्लियर? और यही आगे चल करके फर्दर फोल्ड होगा। तो फर्दर फोल्डिंग में क्या होगा कि सबसे पहले बीच में आपकी कुछ प्रोटीन्स डिपॉजिट होंगी, तो एक प्रोटीन का स्कैफोल्ड बनेगा। स्कैफोल्ड का मतलब ये होता है कि प्रोटीन जो है एकदम सेंटर में आपका डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, और एक बेस प्रोवाइड कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीन स्कैफोल्ड। ठीक है,
तो प्रोटीन स्कैफोल्ड जो है ये हमारा नॉन हिस्टोन होता है। क्या होता है? नॉन हिस्टोन। और इसी नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे ये जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है ये आकर के इस तरीके से लूप बनाता हुआ इस पर पैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और लूप बनाता हुआ जब पैक हो जाता है तो यही चीज़ें आपकी फोल्ड होकर के फर्दर पूरा क्रोमोसोम बनाती हैं, यानी फाइनल स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जाकर के इस डिग्री से इतना फोल्ड हुआ और यहाँ से फाइनल फोल्ड होता है, तब ये हमारा बन जाता है क्या? क्रोमोसोम। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम तक की पैकेजिंग। और जब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके डायमीटर में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो माना जाता है कि कंप्लीट फोल्डिंग के बाद लगभग 1400 नैनोमीटर इसकी डायमीटर हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब फाइनल एंड पे आते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को भी दो टाइप्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे क्रोमेटिन के टाइप्स की, तो क्रोमेटिन के दो टाइप्स होते हैं जो कि इसी फोल्डिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो फोल्डिंग पैटर्न है, इसी फोल्डिंग पैटर्न के ऑर्डर पे हम लोग क्रोमेटिन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, जब न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं क्रोमेटिन को, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो क्रोमेटिन का फाइबर है वो इस तरह से फोल्डेड है और कहीं कहीं पे वो कुछ ज़्यादा ही फोल्ड हो जाता है। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक और ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेस फोल्डेड है और ये आपका हाईली फोल्डेड है। ठीक है, लेस फोल्डेड और हाईली फोल्डेड। तो जो लेस फोल्डेड है, जाहिर सी बात है लेस फोल्डेड एरिया में डीएनए का अमाउंट कम होगा और डीएनए का अमाउंट कम होने की वजह से यहाँ पे जो स्टेन हम डालेंगे डीएनए को स्टेन करने के लिए वो कम एब्जॉर्ब होगा। तो ये एरिया हमें लाइट दिखेगा, लाइट कलर्ड आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है, और जो हाईली फोल्डेड है उसमें डीएनए का अमाउंट ज़्यादा है, तो डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेन लेगा, तो ये डार्क दिखेगा। ठीक है, ये हो गया डार्क कलर्ड। ठीक है, तो जो डार्क कलर्ड एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। और लाइट एरिया को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन ये दो आपके क्रोमेटिन के वैरायटीज हो गई फोल्डिंग ऑर्डर के बेसिस पे। ठीक है, तो अक्सर किताबों में आप 12th की किताबों में पढ़ेंगे तो कई किताबों में ये स्टेटमेंट रहता है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है इसमें जीन नहीं होता है और यूक्रोमेटिन में जीन होता है, जबकि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बेसिकली जीन दोनों में होते हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन के जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन के जो जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्यों ये एक्सप्रेस होता है, मतलब इसके एक्टिव जीन होते हैं और क्यों इसके जीन एक्टिव नहीं होते, यानी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम लोग लिख लें कि इसमें जो होता है इट हैज इनएक्टिव जीन। क्लियर? और इसमें क्या है हमारा एक्टिव जीन। तो यूक्रोमेटिन में एक्टिव जीन हो गया और हेट्रोक्रोमेटिन में इनएक्टिव जीन हो गया। ठीक है, तो सवाल उठता है कि क्यों ये इनएक्टिव होता है। तो आइए जरा फिगर पे गौर करते हैं। सपोज करो कि इस यूक्रोमेटिन में यहाँ से यहाँ तक एक जीन है आपका। ठीक है, मतलब डीएनए का ये पार्ट जो है वो एक जीन बना रहा है। तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सिस्टम में किसी भी जीन को एक्सप्रेशन देने के लिए, यानी उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होता है। तो सपोज करो कि ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ठीक है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे आकर के आसानी से
बाइंड हो सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की यहाँ तक एक्सेसिबिलिटी है, वो यहाँ तक एक्सेस कर सकता है, बाइंडिंग होगी, इसलिए जीन का एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन अगर वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सपोज करिए वही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में है और यहाँ पे आपका जो बाइंडिंग साइट है वो इधर कहीं नजर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा फोल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हेट्रोक्रोमेटिन में जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पे कुछ और बातें करते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हेट्रोक्रोमेटिन के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अभी आपने कुछ देर पहले दो टर्म सुना था, सेंट्रोमियर और टीलोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर और टीलोमियर ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? हेट्रोक्रोमेटिन के। क्यों? क्योंकि ये परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटिन स्टेज में रहते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि परमानेंटली इसी स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, और यूक्रोमेटिन आपका तो एक्सेसिबल रीजन है, यानी इसमें एक्टिव जीन्स हैं, तो ये चीजें होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट है, इसका मैक्सिमम पार्ट, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हमारा होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब जो परमानेंट ना हो, मतलब समय के साथ जैसा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने फोल्डिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो अगर जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं होगी तो ये हाईली फोल्ड हो जाएंगे, और जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये लेस फोल्ड होकर के यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, इसी कन्वर्जन की प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो बेसिकली माना जाता है कि इसमें जो जीन होते हैं, ठीक है, हैज जीन फॉर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम में डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता ही है, तो समय के साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस बदलते हैं। तो जब डेवलपमेंटल स्टेजेस बदलेंगे तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी बदलेगा, और जेनेटिक एक्सप्रेशन बदलने का जो सबसे मेन रीजन है वो यही है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, यानी जब जिस जीन की जरूरत पड़ेगी तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा, एक्सप्रेशन देगा, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वापस वो कंडेंस्ड हो जाएगा और हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के जेनेटिक्स को रेगुलेट करते हैं। क्लियर? चलिए, अब बात करें कि तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था सेंट्रोमियर और टीलोमियर का एक स्पेशल रोल होता है, ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, खासकर यूकैरियोट्स के। अगर हम फिर से यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को फोकस करें तो सपोज करो कि ये हमारा एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीलोमियर और ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर, ठीक। तो टीलोमियर और सेंट्रोमियर आप देख सकते हैं, ये काफी डार्क दिख रहे हैं। तो डार्क क्यों दिख रहे हैं? अब आप जानते हैं कि डार्क कलर जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, दोनों का क्रोमोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो है वो हेल्प करता है सेग्रीगेशन में, हेल्प्स इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन,
ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन में आप देखते हैं कि जैसे सेल है, ठीक है, आप देखते हैं जब सेल डिवाइड करता है तो स्पिंडल फाइबर बना हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बना हुआ रहता है और एनाफेज में जाकर के ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, ये जो सेपरेशन आपको मिल रहा है कि एक क्रोमोसोम का हाफ पार्ट एक पोल को जा रहा है और दूसरा अपोजिट पोल को जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, यही क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है ये पॉसिबल होता है सेंट्रोमियर की मदद से। प्लस इसमें स्पिंडल फाइबर्स भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे जो आपका सेंट्रोमियर जो है वो हेल्प कर रहा है सेग्रीगेशन में। प्लस जो हमारा टीलोमियर है, इसका काम क्या होता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन पोलैरिटी ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की पोलैरिटी को मेंटेन करता है। मतलब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या अगर टीलोमियर को काट के हटा दिया जाए, टीलोमियर को काट के हटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप इसका जवाब ये होगा कि सभी क्रोमोसोम आपस में चिपक जाएंगे। यानी क्रोमोसोम्स के आपस के एसोसिएशन को रोकने के लिए एक पोलैरिटी का होना जरूरी है और वो पोलैरिटी क्रिएट कौन कर रहा है, टीलोमियर। दूसरा सवाल, क्यों इसको टीलोमियर बोलते हैं, तो अगर टीलोमियर के डीएनए को हम लोग ओपन करके देखें, ओपन फॉर्म ऑफ डीएनए, तो टीलोमियर के रीजन के डीएनए को जब हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि बेसिकली जो डीएनए में हम पढ़ते हैं कि दो एंड होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है। तो ये मान लो 5 प्राइम एंड हो गया और ये हो गया 3 प्राइम, तो 3 प्राइम काफी एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। 3 प्राइम क्या होगा, काफी एक्सटेंडेड होगा। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन आपको मिल रहा है 3 प्राइम का, यही हमारा क्या बनाता है, टीलोमियर, ठीक है। और टीलोमियर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये फोल्ड होगा और फोल्ड होकर के टी लूप बनाता है, तो टी लूप बनने की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं टीलोमियर। और टीलोमेरिक डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, टीलोमेरिक डीएनए is replicated by telomerase enzyme, telomerase enzyme। तो टीलोमेरिक डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज से होता है और जो स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोमरेज, ठीक है। और टीलोमरेज से एक खास बात और होती है कि ये एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब आरएनए टेम्पलेट को यूज करके ये डीएनए को रेप्लिकेट करता है। वो आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, वो आरएनए एंजाइम का खुद का पार्ट होता है, ठीक है। तो चूंकि आरएनए है और वो आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी भी रख रहा है, इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जो हमारा टीलोमरेज एंजाइम है, ये टीलोमरेज एंजाइम आपका राइबोजाइम का एक एग्जाम्पल है। राइबोजाइम आप जानते होंगे, जब कोई आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम की तरह ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर टॉपिक इतना है, ठीक है। आगे फर्दर हम लोग देखेंगे आगे के इन्वेस्टिगेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।